चैप्टर नंबर 2 मैटर का क्वेश्चन नंबर 3 है डिफाइन द टर्म एलोट्रोप, एक्सप्लेन द एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रोप्स की हम डेफिनेशन देख लेते हैं। एलोट्रोप्स क्या होता है? द प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट टू एग्जिस्ट इन डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स इज कॉल्ड एलोट्रोपी। एक एलिमेंट की मुख्तलिफ तबई हालतों में रहने की खासियत को एलोट्रोपी कहा जाता है। दीज डिफरेंट फॉर्म्स इन द सेम फिजिकल स्टेट आर कॉल्ड एलोट्रोप्स। और ये मुख्तलिफ हालतें एक ही तबई हालत में, एक ही फिजिकल स्टेट में, इनको एलोट्रोप्स कहा जाता है। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स अरेंज्ड इन डिफरेंट मैटर इन द सेम फिजिकल स्टेट इन एलोट्रोप्स, दे आर डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म्स ऑफ द सेम एलिमेंट। अभी हम एक मिसाल देख लेते हैं तो आप लोगों को एलोट्रोप्स और एलोट्रोपी वाजे हो जाएगा। मिसाल में हमें बताया हुआ है डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकीबाल्स आर द 3 इंपॉर्टेंट एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। अब डायमंड, ग्रेफाइट और बकीबाल, इनके अंदर कार्बन होता है। डायमंड के अंदर भी कार्बन ही होता है, ग्रेफाइट के अंदर भी कार्बन होता है और बकीबाल के अंदर भी कार्बन होता है। और ये तीनों सॉलिड होते हैं, यानी इनका फिजिकल स्टेट सॉलिड है। फर्क इसके अंदर अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स में आ जाता है। चूंकि इसके अंदर कार्बन का डिफरेंट अरेंजमेंट है, इस वजह से इनको एलोट्रोप्स कहा जाएगा, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। सबसे पहले हम ग्रेफाइट को देख लेते हैं। ग्रेफाइट इज कंपोज्ड ऑफ फ्लैट 2 डायमेंशनल लेयर्स ऑफ हेक्सागोनली अरेंज्ड कार्बन एटम्स। ग्रेफाइट के अंदर 2 कार्बन एटम्स की लेयर्स होती हैं और उन दोनों लेयर्स में कार्बन एटम के हेक्सागोन्स होते हैं। हम यहाँ पर देख लेते हैं एलोट्रोप्स। एलोट्रोप्स में हमने कार्बन के 3 एलोट्रोप्स देखने हैं, ग्रेफाइट, डायमंड एंड बकीबाल। ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। तो अभी मैंने आपको जैसे बताया है कि इसके अंदर कार्बन एटम्स की लेयर्स होती हैं, कंटेन 2 लेयर्स ऑफ कार्बन एटम्स। ये कार्बन एटम का हेक्सागोन बना हुआ है और इस हेक्सागोन के हर एक कोने पर एक एक कार्बन एटम पाया जाएगा। अब ये काफ़ी सारे हेक्सागोन बन गए हैं। इन हेक्सागोन के हर एक कोने पर कार्बन एटम पाया जाएगा। ये जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ ये कार्बन के एटम्स हैं। एक कार्बन एटम बाकी 3 कार्बन एटम्स से जुड़ा हुआ है और कार्बन एटम का जो चौथा ऑर्बिटल है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन पड़ा हुआ है। अब ये जो लेयर है ये इस पेपर के प्लेन के ऊपर पड़ी हुई है ऐसे, और इस कार्बन का एक जो अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल होगा वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन पड़ा हुआ होगा, यानी वो ऊपर की तरफ, पेपर से ऊपर की तरफ और पेपर से अंदर की तरफ जा रहा होगा। तो अगर मैं इस सारी लेयर को इधर से देखूं, अगर इधर से हम इसको देखें तो ये मैंने एक लेयर बना दी है और ये हो गई दूसरी लेयर। अब ये दोनों लेयर्स आपस में जुड़ी हुई हैं जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अभी मैंने आपको बताया था कि इस कार्बन एटम के ऊपर एक ऑर्बिटल ऐसे पड़ा हुआ है। इस पेज के अंदर हम सुराख करें तो एक कार्बन एटम ऐसे आधा पेपर के अंदर की तरफ जा रहा है और आधा बाहर की तरफ आ रहा है। तो इन लेयर्स को ऐसे मैंने एक साइड से दिखा दिया है इधर, और जो अंदर और बाहर वाला कार्बन ऑर्बिटल था वो यहाँ पर ऐसे नजर आएगा। अभी इधर उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है और इस एक इलेक्ट्रॉन की वजह से ये 2 लेयर्स आपस में जुड़ी हुई होंगी।
उम्मीद है आपको ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा। ये ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में कार्बन एटम्स के हेक्सागोन है और ये सारा एक फ्लैट शीट बनाता है। इसके अलावा कार्बन एटम के पास एक और भी फ्री इलेक्ट्रॉन होता है जो कि इसके अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल में पड़ा हुआ होता है, और वो इधर आप लोगों को दिखाया गया है। इस शीट को ऐसे एक साइड से दिखाया गया है और इस शीट और दो शीट्स के दरमियान में ऐसे इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं और इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये दोनों शीट्स आपस में जुड़ी हुई होती हैं। तो ये था ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर। अब इसकी खसूसियात हैं, ग्रेफाइट की कुछ खसूसियात हैं। In a layer, each carbon atom is covalently bonded to 3 other carbon atoms, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया है। Weak intermolecular bond exist between each layer, which allow the layer to slide over one another without breaking the bond. अभी जैसे मैंने आपको दिखाया है इधर कि ये दो लेयर्स हैं, तो इन दो लेयर्स के दरमियान में ये वीक इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड है। अब चूंकि ये बॉन्ड वीक है तो ये दोनों लेयर्स एक दूसरे के ऊपर से स्लाइड कर सकती हैं। इस लेयर को अगर ऐसे फोर्स लगे और इस लेयर को ऐसे फोर्स लगे तो ये एक दूसरे से ऐसे स्लाइड कर जाएंगी। स्लाइड करने के दौरान इनका बॉन्ड नहीं टूटेगा, चूंकि ये वीक बॉन्ड है और ये एक दफ़ा अगर टूट जाए तो फिर भी बन सकता है। कार्बन की दूसरी एलोट्रॉपिक फॉर्म है डायमंड। डायमंड इज द हार्डेस्ट एंड प्यूरेस्ट क्रिस्टलाइन एलोट्रोप ऑफ द कार्बन। डायमंड की क्या क्या खसूसियात हैं? सबसे पहले ये हार्डेस्ट है और प्यूरेस्ट क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। इसके अंदर कोई भी इम्प्योरिटीज़ नहीं होती और क्रिस्टलाइन का मतलब है कि रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इसके अंदर मौजूद होता है। In its structure, each carbon atom is covalently bonded to 4 other carbon atoms, forming a rigid network of tetrahedral shape. इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो हर एक कार्बन एटम 4 दूसरे कार्बन एटम्स के साथ कोवेलेंटली बॉन्डेड होगा और इस तरह से कार्बन का एक रिजिड टेट्राहेड्रल नेटवर्क बनेगा। This tetrahedral three-dimensional arrangement make it the hardest substance with very high melting point. और ये जो टेट्राहेड्रल थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट है ये इसको सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस बनाता है और चूंकि ये हार्डेस्ट है तो फिर इसका मेल्टिंग बहुत ज़्यादा होगा। सिंस ऑल द कार्बन एटम्स आर बॉन्डेड विद अदर कार्बन एटम्स, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, रिजल्टिंग इन द स्ट्रक्चर बीइंग नॉन कंडक्टिव। चूंकि एक कार्बन एटम के 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो चारों के चारों बॉन्डेड हैं, जिसकी वजह से इसके अंदर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा और फ्री इलेक्ट्रॉन ना होने की वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाएगा, तो ये नॉन कंडक्टिव होगा। इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टेंस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। फिर है डायमंड इज अ नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वही बात है, नॉन कंडक्टिव या नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर यहाँ पर मैं आप लोगों को डायमंड का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाकर दिखाऊं तो वो कुछ इस तरह से होगा। डायमंड के अंदर ये अगर एक कार्बन एटम है तो ये 4 दूसरे कार्बन एटम्स के साथ टेट्राहेड्रली बाउंड होगा। ये चारों कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं। कार्बन एटम के अंदर जैसा कि आपको पता है कि 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसने चारों जो इलेक्ट्रॉन है उसको बॉन्ड की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व किया हुआ है, जिसकी वजह से ये कार्बन एटम के इर्द गिर्द एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बन गया है। ये इस तरह से अगर आप इसकी ज्योमेट्री देखें तो ये एक टेट्राहेड्रल शेप बनता है। अगर इस टेट्राहेड्रॉन को और एक्सटेंड करें तो ये वाला कार्बन भी फर्दर 4 कार्बन एटम्स के साथ जुड़ा हुआ होगा इस तरह से। फिर ये वाला कार्बन भी फर्दर 4 कार्बन एटम्स के साथ जुड़ा हुआ होगा और ये वाला भी 4 ही कार्बन एटम्स के साथ जुड़ा हुआ होगा। फिर इसी तरह ये वाले फर्दर 3 और कार्बन्स के साथ जुड़े हुए होंगे और ये एक जाइंट 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड बन जाएगा। अब इसके अंदर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर इसकी खसूसियात लिखें तो सबसे पहले तो ये हार्डेस्ट है, प्यूरेस्ट है,
और हार्ड होने की वजह से फिर इसका MP बहुत ज़्यादा हाई होगा। इसके अलावा नो फ्री इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, और फ्री इलेक्ट्रॉन ना होने की वजह से ये नॉन कंडक्टर होगा। तो ये है डायमंड की कुछ खसूसियात। इसके बरहक्स ग्रेफाइट में मैंने आपको बताया था कि इस तरह का लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है और उन लेयर्स के दरमियान में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये कंडक्टर होता है। ग्रेफाइट इज़ अ कंडक्टर और डायमंड इज़ अ नॉन कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये कार्बन के दो एलोट्रॉपिक्स फॉर्म यानी ग्रेफाइट और डायमंड को हमने पढ़ लिया है। फिर इसके बाद तीसरी एलोट्रॉपिक फॉर्म कार्बन की आती है बकीबाल्स। बकीबाल्स के अंदर 60 कार्बन होते हैं, तो इस वजह से इसको C-60 से भी जाहिर किया जा सकता है। बकीबाल्स आर आल्सो नोन एज फुलरीन्स। बकीबाल्स का दूसरा नाम है फुलरीन। हैव अ फुटबॉल लाइक फ्यूज्ड होलो रिंग, और इसकी बिल्कुल फुटबॉल की तरह एक जुड़ी हुई होलो यानी अंदर से खोखली रिंग होती है, रिंग स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ 20 हेक्सागोन, और उस रिंग स्ट्रक्चर के अंदर 20 हेक्सागोन होते हैं और 12 पेंटागोन्स होते हैं। ये कुछ खसूसियात हैं बकीबाल्स की। ईच ऑफ इट्स 60 कार्बन एटम्स आर बॉन्डेड टू 3 कार्बन एटम्स। जो 60 कार्बन एटम हैं इनमें हर कार्बन एटम दूसरे 3 कार्बन एटम्स के साथ जुड़ा हुआ होगा। जैसे कि अभी हमने ग्रेफाइट के अंदर देखा था कि एक कार्बन 3 फर्दर कार्बन्स के साथ जुड़ा हुआ था। ग्रेफाइट के अंदर मैंने आपको बताया था कि एक कार्बन 3 कार्बन्स के साथ जुड़ा हुआ है, जबकि डायमंड के अंदर एक कार्बन 4 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होता है और एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनता है। इसके बरअक्स बकीबाल में एक कार्बन फर्दर 3 कार्बन एटम्स के साथ जुड़ा हुआ होगा। ये कार्बन की 3 एलोट्रॉपिक फॉर्म्स बताई हुई हैं। डायमंड यहाँ पर बताया हुआ है, इसके अंदर एक कार्बन, अगर इस कार्बन को हम लें तो ये फर्दर 4 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होगा और एक टेट्राहेड्रॉन बन जाएगा इस तरह से। ये आ गया ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, ये एक लेयर हो गई इसकी और ये दूसरी लेयर्स हो गई, और ये 2 लेयर्स एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स के ज़रिए। ये दरमियान में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और ये आ गया है बकीबाल या फ्लोरीन का स्ट्रक्चर। ये हॉलो फुटबॉल की तरह होता है और इसके अंदर 20 हेक्सागोन होते हैं और 12 पेंटागोन्स होते हैं, और इसके अंदर भी एक कार्बन फर्दर 3 कार्बन्स के साथ जोड़ा हुआ होता है। तो उम्मीद है आपको एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन समझ आ गए होंगे। अब ये तीनों फॉर्म्स जो हैं ये एलोट्रॉप्स कहलाएंगी, चूँकि इनके अंदर एटम्स सेम हैं, सिर्फ एटम्स का अरेंजमेंट डिफरेंट है, और एटम्स का अरेंजमेंट डिफरेंट होने की वजह से इनकी प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होंगी। सवाल नंबर 4 है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस सॉल्यूशन। तो डिफरेंस बिटवीन होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस सॉल्यूशन, यहाँ पर 3 कॉलम्स बनाने हैं। एक कॉलम में प्रॉपर्टी लिखनी है, एक कॉलम में होमोजेनस सॉल्यूशन और एक कॉलम होगा हेट्रोजेनस सॉल्यूशन। सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। तो होमोजेनस सॉल्यूशन की डेफिनेशन है यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट विद सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। होमो का मतलब होता है सेम और जेनस का मतलब होता है कंपोजिशन। तो होमोजेनस सॉल्यूशन की कंपोजिशन सेम होती है थ्रू आउट। इसके अंदर सोल्यूट और सॉल्वेंट इवनली डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए होते हैं। और हेट्रोजेनस सॉल्यूशन के केस में नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन विद सोल्यूट एंड सॉल्वेंट नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। इसके अंदर कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होती क्योंकि सोल्यूट और सॉल्वेंट इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए हुए होते। अगर डायग्रामेटिकली मैं होमोजेनस और हेट्रोजेनस सॉल्यूशन को विजुअलाइज करवाऊँ तो मिसाल के तौर पर ये एक कंटेनर के अंदर सॉल्यूशन है, पानी है, और इसके अंदर जो सॉल्यूट है वो इस तरह से इवनली डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है। अब आप इस बीकर के इस कोने से पानी को उठाकर देखें या इस कोने से उठाकर देखें, दोनों की कंपोजिशन सेम होगी। मिसाल के तौर पर होमोजेनस सॉल्यूशन की एग्जांपल में आ जाती है शुगर सॉल्यूशन। शुगर dissolved in water।
ये डॉट्स जो हैं इनको आप शुगर मान लें और ये पानी के अंदर हल हुए हुए हैं। इसकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म है। इसका मतलब है कि इस बीकर के अंदर जिस कोने से भी आप थोड़ा सा सॉल्यूशन उठाकर देख लें तो उसकी कंपोजिशन सेम होगी, यानी उसकी मिठास और उसका कलर, टेस्ट वगैरह सब कुछ सेम होगा। इसके बरअक्स हेट्रोजेनस सॉल्यूशन को अगर हम देखें तो ये अगर एक बीकर है, हेट्रोजेनस सॉल्यूशन की एग्जांपल में आ जाएगा सैंड इन वाटर। तो इस बीकर के अंदर अगर हम रेत डाल दें तो रेत के बड़े बड़े जर्रे जो हैं वो नीचे बैठ जाएंगे और इससे जो छोटे जर्रे हैं वो थोड़े ऊपर होंगे, और जो बहुत छोटे छोटे जर्रे होंगे जैसे मड होता है तो वो ऊपर ऐसे पानी के अंदर सस्पेंड हो जाएगा। तो अब ये हेट्रोजेनस सॉल्यूशन है, मतलब इस पूरे कंटेनर के अंदर सॉल्यूशन की कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं है। आप अगर इस कोने से निकाल कर देखेंगे तो कंपोजिशन कुछ और होगी, और अगर इस कोने से निकाल कर देखेंगे तो कंपोजिशन कुछ और होगी। इस कोने के अंदर बड़े बड़े पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे और इस कोने के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे। इसके बाद हम देख लेते हैं अपीयरेंस। तो अपीयर यूनिफॉर्म एंड कंसिस्टेंट थ्रू आउट विद नो विजिबल बाउंड्रीज बिटवीन द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। चूँकि सॉल्यूट के पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए होते हैं, इसलिए सॉल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान में कोई बाउंड्री नहीं होती। इसके बरअक्स अपीयर नॉन यूनिफॉर्म विद विजिबल बाउंड्रीज और फेजेस बिटवीन द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। इस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट के पार्टिकल छोटे छोटे हैं तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान में आपको बाउंड्री वाजे नहीं होगी। इसके बरअक्स यहाँ पर अगर देखें तो अगर ये रेत का एक बड़ा सा जर्रा है तो ये अलग से नज़र आएगा और इसके इर्द गिर्द ये पानी अलग से नज़र आएगा। मतलब कि ये जो सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है इनके दरमियान में जो बाउंड्री है वो आपको वाजे होगी। होमोजेनस सॉल्यूशन की मिसालों में आ जाता है साल्ट वाटर। पानी के अंदर अगर नमक को हल कर दिया जाए तो वो होमोजेनस सॉल्यूशन कहलाएगा। शुगर डिसॉल्व्ड इन वाटर एंड एयर। और हेट्रोजेनस सॉल्यूशन की एग्जांपल्स में आ जाते हैं सैंड एंड वाटर। पानी के अंदर अगर रेत डाल दी जाए तो ये एक हेट्रोजेनस सॉल्यूशन कहलाएगा। ऑयल एंड विनीगर। सिरके के अंदर अगर ऑयल डाल दिया जाए, ये दोनों एक दूसरे के अंदर डिसॉल्व नहीं होंगे, इन दोनों के दरमियान बाउंड्रीज आवाजें होंगी। इसके अलावा कंक्रीट। सवाल नंबर 5 है डिफरेंशिएट बिटवीन द कोलॉइड्स, सस्पेंशन एंड सॉल्यूशन। तो इस तरह से हेडिंग देनी है, डिफरेंस बिटवीन कोलॉइड्स, सस्पेंशन एंड सॉल्यूशन। 3 कॉलम बनाने हैं कोलॉइड, सस्पेंशन और सॉल्यूशन के। कोलॉइड्स, अ हेट्रोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स। ये एक हेट्रोजेनस मिक्सचर है। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट और जेनस का मतलब होता है कंपोजिशन, यानी इसकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होगी। सस्पेंशन, सस्पेंशन क्या है? अ हेट्रोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स। ये भी कोलॉइड की तरह हेट्रोजेनस मिक्सचर ही होता है। इसके बाद सॉल्यूशन क्या है? अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स। होमो का मतलब होता है सेम और जेनस का मतलब होता है कंपोजिशन। तो ये एक होमोजेनस मिक्सचर है 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट्स का। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कोलॉइड, सस्पेंशन और सॉल्यूशन। अब कोलॉइड जो है इसके पार्टिकल्स बड़े बड़े होंगे। ये अगर सॉल्वेंट का लेवल है तो कोलॉइड में जो सॉल्यूट है उसके पार्टिकल्स बड़े बड़े होते हैं। और ये हेट्रोजेनस इस सेंस में आप इसको कह सकते हैं कि चूंकि पार्टिकल्स बड़े हैं जो कि आपको अलग से नज़र आ रहे होते हैं सॉल्वेंट में, तो इस पार्टिकल वाली जगह पे कंपोजिशन अलग है और इस पार्टिकल के बाहर यहाँ पर सॉल्वेंट में कंपोजिशन अलग है। और सॉल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान में जो बाउंड्री है वो भी आपको वाज़े तौर पर नज़र आ रही होती है, तो इसलिए इसको हेट्रोजेनस सॉल्यूशन का नाम दे सकते हैं। इसके बाद आ गया है सस्पेंशन। सस्पेंशन के पार्टिकल्स भी बड़े बड़े होते हैं कोलॉइड की तरह, लेकिन
इसका एक फ़र्क आ जाता है कोलॉइड से कि इसके पार्टिकल्स स्टेबल नहीं होते, इसके पार्टिकल्स के ऊपर ग्रेविटी का असर होता है। तो बीकर के बॉटम में या किसी भी जिस चीज़ के अंदर ये सस्पेंशन पड़ा हुआ होगा उसके नीचे नीचे इसके पार्टिकल्स ज़्यादा मिकदार में होंगे और जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे पार्टिकल्स कम होते जाएंगे क्योंकि ये स्टेबल नहीं होते। और इसके अंदर जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो स्टेबल हैं और फिर सॉल्यूशन इनसे मुख्तलिफ होता है। इसके पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, ये एक होमोजेनस मिक्सचर होता है, बहुत छोटे छोटे और इवनली डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए होते हैं थ्रू आउट द सॉल्यूशन। इसकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म होती है, मतलब अब इस बीकर के इस कोने से अगर थोड़ा सा सॉल्यूशन लें या इस कोने से बिल्कुल सेम होंगे, कलर टेस्ट हर चीज़ इनकी सेम होगी। दूसरा पॉइंट है पार्टिकल साइज वेरी फ्रॉम 1 to 10⁻³ नैनोमीटर विजिबल बाय नेकेड आई। कोलॉइड के पार्टिकल का साइज होता है 1 to 10⁻³ नैनोमीटर और ये आपको नेकेड आई से नज़र आ जाते हैं, इनके लिए माइक्रोस्कोप वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती। सस्पेंशन के पार्टिकल ग्रेटर देन 10⁻³ नैनोमीटर होते हैं और विजिबल बाय नेकेड आई, जबकि सॉल्यूशन के पार्टिकल्स आर लेस देन 1 नैनोमीटर नॉट विजिबल बाय द नेकेड आई। सबसे बड़े पार्टिकल सस्पेंशन के होते हैं, फिर कोलॉइड के और फिर सॉल्यूशन के पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं। पार्टिकल्स कैन पास थ्रू नॉर्मल फिल्टर पेपर बट नॉट थ्रू अल्ट्रा फिल्टर पेपर। कोलॉइड के पार्टिकल्स नॉर्मल फिल्टर पेपर के थ्रू पास कर जाते हैं, लेकिन अल्ट्रा फिल्टर पेपर जिसके अंदर जो सुराख हैं वो बहुत छोटे होते हैं उसके अंदर से नहीं गुजर सकते। जबकि सस्पेंशन के पार्टिकल्स कैन नॉट पास थ्रू द नॉर्मल एज वेल एज अल्ट्रा फिल्टर पेपर, चूँकि ये बहुत बड़े पार्टिकल्स होते हैं। और सॉल्यूशन के पार्टिकल्स तो गुजर जाते हैं नॉर्मल फिल्टर पेपर से भी और अल्ट्रा फिल्टर पेपर से भी। चौथा पॉइंट है कैन स्कैटर द लाइट, और लाइट स्कैटर करने वाले इफेक्ट को टेंडल इफेक्ट कहा जाता है। सस्पेंशन के पार्टिकल्स भी लाइट को स्कैटर करते हैं, चूँकि इन दोनों के पार्टिकल्स बड़े बड़े होते हैं इसलिए ये लाइट को स्कैटर कर देते हैं, जबकि सॉल्यूशन के पार्टिकल्स चूँकि छोटे छोटे होते हैं इसलिए ये लाइट को स्कैटर नहीं करते। टेंडल इफेक्ट, इधर एक गिलास के अंदर मैंने कोलॉइड लिया है। अभी जैसे आपको बताया है कि कोलॉइड के पार्टिकल्स बड़े बड़े होते हैं। इस गिलास की एक साइड पर अगर इसके ऊपर टॉर्च लगाएंगे तो टॉर्च से जो लाइट निकलेगी उसका अगर साइज इतना कुछ है तो ये इस कोलॉइड के अंदर से गुजर कर जब दूसरी साइड से निकलेगी तो इसका साइज इतना बड़ा हो जाएगा। ये इसलिए होगा कि ये जो कोलॉइड के पार्टिकल्स हैं ये लाइट को स्कैटर करते हैं। इनके ऊपर अगर इस साइड से लाइट पड़ती है तो ये इसको ऐसे स्कैटर कर देते हैं, फिर इसी तरह सारे पार्टिकल्स लाइट को स्कैटर कर देते हैं, तो फिर लाइट का वॉल्यूम बढ़ जाता है। इस इफेक्ट को कहते हैं टेंडल इफेक्ट। अब चूंकि कोलॉइड और सस्पेंशन के पार्टिकल्स बड़े बड़े हैं इसलिए ये टेंडल इफेक्ट को शो करते हैं, जबकि सॉल्यूशन के पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे हैं तो इसके ऊपर अगर हम ऐसे लाइट लगाएंगे तो ये लाइट को स्कैटर ही नहीं करेंगे। जितना लाइट का पाथ सॉल्यूशन के अंदर गुजरने से पहले था उतना ही सॉल्यूशन के से बाहर आने के बाद होगा। उम्मीद है आपको यह टेंडल इफेक्ट समझ आया होगा। पॉइंट नंबर 5 है डज नॉट सेपरेट। कोलॉइड्स के पार्टिकल को आप सेपरेट नहीं कर सकते। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि ये कोलॉइड के जो पार्टिकल्स हैं ये स्टेबल होते हैं, ये नीचे सेटल भी नहीं करते और ये अपनी अपनी जगह पर रहते हैं, मतलब कोलॉइड की कंपोजिशन जो होती है वो यूनिफॉर्म रहती है थ्रू आउट। जबकि सस्पेंशन के पार्टिकल्स स्टेबल नहीं होते, इसको अगर थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो पार्टिकल्स नीचे बैठ जाएंगे। तो इस वजह से सस्पेंशन के पार्टिकल्स को सेपरेट किया जा सकता है जबकि कोलॉइड के पार्टिकल्स को सेपरेट नहीं किया जा सकता।
सस्पेंशन के केस में सेपरेट और सेटल डाउन व्हेन स्टेशनरी, और सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को सेपरेट नहीं किया जा सकता क्योंकि ये बहुत ही टाइनी होते हैं। कोलेड की एग्जांपल में आ जाता है मिल्क। अगर मिल्क को हम ऐसे ही रख दें तो इसके पार्टिकल्स नीचे नहीं बैठते। सस्पेंशन की एग्जांपल में आ जाता है मडी वाटर। सॉल्यूशन की एग्जांपल में आ जाता है सी वाटर। सी वाटर में बहुत सारी नमकियात हल हुई भी होती हैं और वो एक सॉल्यूशन बनाते हैं। सवाल नंबर 6 है, इफ़ देयर आर 18 प्रोटॉन्स इन आर्गोन एटम देन व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द आर्गोन। तो एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ही तो होते हैं। एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 18 हैं तो इसका एटॉमिक नंबर भी 18 ही होगा। द एटॉमिक नंबर ऑफ आर्गोन इज 18 बिकॉज द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। सवाल नंबर 7 है, डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ मैटर विद एग्जाम्पल्स। द 3 प्राइमरी स्टेट्स ऑफ मैटर आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस विथ प्लाज्मा। प्लाज्मा मैटर की चौथी स्टेट है। पहली स्टेट सॉलिड, दूसरी लिक्विड, तीसरी गैस और प्लाज्मा चौथी स्टेट है मैटर की, बीइंग एडिशनल स्टेट ऑब्जर्व्ड अंडर एक्सट्रीम कंडीशंस। और ये सिर्फ एक्सट्रीम कंडीशंस के अंदर पाई जाती है, जैसे बहुत हाई टेम्परेचर पे ये पाई जाती है। हियर इज द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच स्टेट ऑफ मैटर विद एग्जांपल्स। सॉलिड की प्रॉपर्टीज है, सॉलिड हैव अ फिक्स्ड शेप, इसकी एक खास साख्त होती है, एंड वॉल्यूम विद पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड टुगेदर इन द रेगुलर अरेंजमेंट। और इसके पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड हुए हुए होते हैं और इनके अंदर एक रेगुलर सा अरेंजमेंट होता है। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी है, पार्टिकल्स इन द सॉलिड वाइब्रेट अराउंड फिक्स्ड पोजीशन बट डू नॉट मूव फ्रीली। सॉलिड के पार्टिकल्स अपनी फिक्स्ड पोजीशन के इर्द गिर्द वाइब्रेट करते हैं। अगर ये एक पार्टिकल है तो ये ऐसे ऐसे वाइब्रेट करता है लेकिन अपनी जगह से नहीं हिलेगा। इसकी एग्जांपल्स में आ जाता है आइस, बर्फ़ सॉलिड वाटर ही तो होता है। पानी के जो H2O के पार्टिकल्स हैं वो रेगुलरली जुड़े हुए होते हैं और वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। इसके बाद आ गया है डायमंड, आयरन, वुड और रॉक, ये सारी सॉलिड की एग्जांपल्स हैं। इसके बाद आ गया है लिक्विड हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम। इनका वॉल्यूम तो फिक्स होता है बट टेक द शेप ऑफ द कंटेनर एज द पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव पास्ट ईच अदर बट रिमेन क्लोज टुगेदर। इनका वॉल्यूम तो फिक्स होता है लेकिन शेप फिक्स नहीं होती। इसको जिस कंटेनर में आप डालेंगे तो ये उसकी शेप को अख्तियार कर लेगा। इसको अगर आप गिलास में डालेंगे तो ये गिलास की तरह हो जाएगा और अगर किसी बाउल में डालेंगे तो ये बाउल की शेप को अपना लेगा। लिक्विड फ्लो and can be poured exhibiting surface tension and viscosity। लिक्विड फ्लो करते हैं, बहते हैं और इनको उंडेला जा सकता है, यानी एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उंडेला जा सकते हैं। जैसे पानी को हम एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डाल सकते हैं, एक्सहिबिटिंग सरफेस टेंशन, और इसके अंदर सरफेस टेंशन होती है और विस्कोसिटी होती है। कुछ विस्कोसिटी का मतलब होता है गाढ़ापन। कुछ लिक्विड्स की विस्कोसिटी ज़्यादा होती है और कुछ की कम होती है। जैसे पानी की विस्कोसिटी कम है, इसको आसानी से हम एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डाल सकते हैं। इसके बरअक्स ऑयल की विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, ये इतने आसानी से नहीं बहता। इसके एग्जांपल्स में आ जाता है वाटर, मिल्क, ऑयल, एथेनॉल एंड मरकरी। मैटर की तीसरी स्टेट है गैस। गैसेज हैव नीदर फिक्स शेप नॉर फिक्स वॉल्यूम। इसकी ना ही शेप होती है फिक्स और ना ही फिक्स वॉल्यूम होता है, एंड एक्सपेंड टू फिल द इंटायर वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। और इसको जिस चीज़ में भी डाला जाता है ये वो सारी की सारी जगह घेर लेती है। पार्टिकल्स इन द गैसेज आर वाइडली स्पेस्ड एंड मूव फ्रीली। गैस के पार्टिकल्स के दरमियान बहुत ज़्यादा जगह होती है और ये आज़ादाना हरकत करते हैं, कोलाइडिंग विद ईच अदर एंड विद द वॉल ऑफ कंटेनर। और इस आज़ादाना हरकत के दौरान ये एक दूसरे के साथ भी टकराते हैं और जिस कंटेनर के अंदर मौजूद होते हैं उसकी दीवारों के साथ भी टकराते हैं। गैसेज आर कंप्रेसिबल एंड कैन बी इजीली एक्सपेंडेड और कंप्रेस्ड। इनको दबाया जा सकता है और आसानी से ये दब सकती हैं और फिर फैल भी सकती हैं। इसकी एग्जांपल्स में आ जाता है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम और हाइड्रोजन। अगर मैं आपको मैटर की 3 स्टेट्स सॉलिड, लिक्विड, गैस, उनको डायग्रामेटिकली विजुअलाइज करवाऊँ
तो सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड के पार्टिकल्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ ऐसे क्लोजली पैक्ड होते हैं और उनके दरमियान में कोई फ्री स्पेस नहीं होती। ये सॉलिड के पार्टिकल्स हैं। एक एक पार्टिकल सिर्फ अपनी जगह पे ऐसे वाइब्रेट कर सकता है लेकिन अपनी जगह को छोड़ नहीं सकता, और इन पार्टिकल्स के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जो इनको अपनी जगह से नहीं हिलने देती। ये इन पार्टिकल्स के दरमियान में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। इसके बरअक्स और इसका फिक्स शेप और फिक्स वॉल्यूम है। इसके बाद लिक्विड। लिक्विड को आपको पता ही होगा कि इसको किसी कंटेनर में डालना पड़ता है क्योंकि इसका फिक्स शेप नहीं होता। इसके पार्टिकल्स भी करीब करीब होते हैं इस तरह से, लेकिन इसके पार्टिकल्स के दरम्यान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो थोड़ी वीक होती है। वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज देयर बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड, और ये वाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये बनती और टूटती रहती है। अगर इस लिक्विड को उंडेल कर किसी ऐसे बर्तन में डाल दिया जाए तो ये इस बर्तन की शेप को अख्तियार कर लेगा, और ये यहाँ इस बर्तन के अंदर जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डिवेलप हुई थी बिटवीन द पार्टिकल्स वो टूट जाएंगी और इस नए बर्तन में दूसरी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डिवेलप हो जाएंगी। इसके बरअक्स गैस जो है उसके पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं। इनका एक दूसरे के साथ कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती और ये आज़ादाना हरकत कर रहे होते हैं, और आज़ादाना हरकत के दौरान ये एक दूसरे के साथ भी टकराते हैं, और अगर इनके रास्ते में कोई चीज़ आ जाए तो ये उसके साथ भी टकराते हैं। मैटर की चौथी स्टेट है प्लाज्मा। प्लाज्मा इज द स्टेट ऑफ मैटर इन विच एटम्स आर आयोनाइज्ड रिजल्टिंग in the mixture of positively charged ion and negatively charged electron। प्लाज्मा मैटर की चौथी स्टेट है और इसके एटम्स आयोनाइज्ड होते हैं। एटम जब आयोनाइज हो जाते हैं तो आयोनाइजेशन के नतीजे में पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन और नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं। इसको अगर मैं आपको विजुअलाइज करवाऊं प्लाज्मा, तो ये अगर कोई भी एटम है ये आयोनाइज होकर पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन बनाएगा और साथ में इलेक्ट्रॉन बनाएगा। तो प्लाज्मा के अंदर यही चीज़ें होती हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस और इलेक्ट्रॉन्स, और ये बहुत हाई टेम्परेचर पे होता है। इतना हाई टेम्परेचर जो कि अर्थ पे पॉसिबल नहीं है। ये सिर्फ हेवनली बॉडीज़ में पाया जाता है जैसे सूरज सितारों वगैरह में। Plasma is often found at high temperatures such as in stars, lightning and fluorescent lights। इसके एग्जाम्पल्स में स्टार आ जाता है लाइक सन, लाइटनिंग, नियॉन लाइट्स एंड प्लाज्मा टीवीज। सवाल नंबर 8 आ जाता है डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग। कोलॉइड्स एंड सस्पेंशन, पार्ट बी है एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, पार्ट सी है कंसनट्रेटेड एंड डाइल्यूट सॉल्यूशंस। पार्ट ए है डिफरेंस बिटवीन द कोलॉइड एंड सस्पेंशन। कोलॉइड एंड सस्पेंशन के दरम्यान में डिफरेंस आपने बताना है। तो कोलॉइड क्या है? अ हेट्रोजेनस मिक्सचर ऑफ टू आर मोर कंपोनेंट्स। जैसे मैंने पीछे आपको बताया था सवाल नंबर 5 में कि कोलॉइड इज़ अ हेट्रोजेनस मिक्सचर, चूँकि इसके पार्टिकल्स बड़े बड़े होते हैं, और सस्पेंशन इज़ अ हेट्रोजेनस मिक्सचर ऑफ टू आर मोर कंपोनेंट्स, ये भी हेट्रोजेनस मिक्सचर ही है। इसके पार्टिकल्स का साइज़ होता है 1 to 10⁻³ नैनोमीटर तक, और सस्पेंशन के पार्टिकल्स ग्रेटर देन 10⁻³ नैनोमीटर तक होते हैं, और ये नेकेड आई से नज़र आ सकते हैं। कोलॉइड के पार्टिकल्स के बारे में है, दे कैन पास थ्रू द नॉर्मल फिल्टर पेपर बट नॉट थ्रू अल्ट्रा फिल्टर पेपर, और सस्पेंशन के पार्टिकल्स तो दोनों किस्म के फिल्टर पेपर्स के थ्रू पास नहीं कर सकते। कोलॉइड के पार्टिकल्स टेंडल इफेक्ट शो करते हैं, और सस्पेंशन के पार्टिकल्स भी टेंडल इफेक्ट बताते हैं। और टेंडल इफेक्ट क्या होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। चूँकि पार्टिकल्स बड़े बड़े हैं तो इसके ऊपर जब लाइट पड़ेगी तो लाइट फैल जाएगी। इस सॉल्यूशन तो इस कोलॉइड के ऊपर डालते वक्त लाइट का जो वॉल्यूम है वो इतना कुछ था, और जब इस कोलॉइड के से बाहर निकलेगी तो लाइट इस तरह से फैल जाएगी।
कोलॉइड के पार्टिकल्स को सेपरेट नहीं किया जा सकता है और सस्पेंशन के पार्टिकल्स को सेपरेट किया जा सकता है। चूँकि ये नीचे बैठ जाते हैं तो इनको आसानी से सेपरेट किया जा सकता है। कोलॉइड की मिसाल में आ जाता है मिल्क और सस्पेंशन की मिसाल में मडी वाटर। पार्ट बी है डिफरेंस बिटवीन द एलिमेंट एंड कंपाउंड्स। तो इस तरह से डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक टेबल बनाएंगे, एक साइड पे प्रॉपर्टी, एलिमेंट और कंपाउंड। सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। एलिमेंट क्या है? प्योर सब्सटेंस कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स। और कंपाउंड भी प्योर ही होता है, यानी ये सब्सटेंस ही होता है। सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स केमिकली बॉन्डेड टुगेदर। एलिमेंट में सेम टाइप ऑफ एटम्स होते हैं और कंपाउंड में डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स आपस में केमिकली बाउंडेड हुए हुए होते हैं। कंपोजिशन की बात कर लेते हैं तो एलिमेंट की कंपोजिशन है कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स और कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ टू और मोर डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स केमिकली बॉन्डेड टुगेदर इन अ फिक्स्ड प्रॉपर्टी, इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन आएगा। ये दोनों तकरीबन एक जैसे हो गए। फिर इसके बाद आ गया है केमिकल असेंबल, रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल केमिकल सैम्बल डिराइव्ड फ्रॉम एलिमेंट नेम। चूँकि ये एक ही किस्म के एटम से बने हुए होते हैं तो इनके लिए सिर्फ एक ही सैम्बल होगा। जैसे अगर आयरन होगा तो उसके लिए Fe यूज़ किया जाएगा। इसी तरह ऑक्सीजन के लिए O यूज़ किया जाएगा, हाइड्रोजन के लिए H यूज़ किया जाएगा। और कंपाउंड्स के केस में क्या होगा? रिप्रेजेंटेड बाय द केमिकल फार्मूलाज इंडिकेटिंग द टाइप एंड रेशोज ऑफ द एटम। जैसे ये वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। मैटर को अगर हम क्लासीफाई करेंगे तो इसकी एक क्लास होगी सब्सटेंस और एक होगी मिक्सचर। सब्सटेंस प्योर मैटर होता है और सब्सटेंस की फर्दर दो क्लासेस होती हैं, एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट सेम टाइप ऑफ एटम्स पर मुश्तमिल होता है। जैसे मैंने लोहे की एग्जांपल आपको दी थी, आयरन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। और कंपाउंड के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स होते हैं और उनका फिक्स्ड प्रोपोर्शन होता है। जैसे वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। और इसका जो नाम होता है वो रेशो ऑफ एटम्स और टाइप ऑफ एटम्स बताता है। जैसे ये कार्बन और डाइऑक्साइड हो जाएगा, यानी एक कार्बन और दो ऑक्सीजन पर मुश्तमिल है। फिर इसके बाद प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। ईच एलिमेंट एज अ यूनिक फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। और कंपाउंड के केस में प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम देयर कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट एंड में डिफर सिग्निफिकेंटली। जैसे वाटर की एग्जांपल ही ले लें तो वाटर हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को मिक्स करने से बनता है। तो हाइड्रोजन भी एक गैस है और ऑक्सीजन भी एक गैस है। ये दोनों जब आपस में मिक्स होंगी तो वाटर बनाएंगे और वाटर लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। यानी जो कंपाउंड है इसकी प्रॉपर्टीज अपने कॉन्स्टिट्यूएंट से बहुत डिफरेंट है, सिग्निफिकेंटली डिफरेंट। फिर अगला पॉइंट आ जाता है सेपरेशन का। एलिमेंट्स कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय केमिकल मीन्स। एलिमेंट को छोटे सब्सटेंसेस में नहीं सेपरेट किया जा सकता क्योंकि ये एक ही किस्म के एटम से बना हुआ होता है। और कंपाउंड कैन बी डिकम्पोज्ड इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स बाय केमिकल रिएक्शन। जैसे मैंने वाटर की एग्जांपल दी है H2O, तो इसको डिकम्पोज किया जा सकता है इनटू हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस बाय वेरियस केमिकल रिएक्शंस या फिर अंडर द हार्श कंडीशंस। एलिमेंट की एग्जांपल्स में आ जाता है ऑक्सीजन, आयरन और हाइड्रोजन। कंपाउंड की एग्जांपल में आ जाता है वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और सोडियम क्लोराइड। डिफरेंस बिटवीन द कंसनट्रेटेड एंड डाइल्यूट सॉल्यूशन। कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन और डाइल्यूट सॉल्यूशन के दरमियान में डिफरेंस बताना है। तो कंसनट्रेटेड का मतलब होता है गाढ़ा और डाइल्यूट का मतलब होता है पतला, यानी गाढ़ा सॉल्यूशन और पतला सॉल्यूशन। डेफिनेशन देख लेते हैं। कंटेन्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट रिलेटिव टू द सॉल्वेंट। कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट की मिकदार बहुत ज़्यादा होगी जिसकी वजह से ये गाढ़ा होगा। और कंटेन्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट रिलेटिव टू द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के मुकाबले में सॉल्यूट की मिकदार बहुत कम होगी। सॉल्यूट टू सॉल्वेंट रेशो, तो इसके अंदर सॉल्यूट टू सॉल्वेंट रेशो हाई होगी और इसके अंदर सॉल्यूट टू सॉल्वेंट रेशो कम होगी। कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट है
और डाइल्यूट सॉल्यूशन के अंदर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट कम होगी। अपीयरेंस ऑफन अपीयर्स ओपेक और क्लाउडी, सॉल्यूट की मिकदार ज़्यादा होने की वजह से ये ओपेक या फिर क्लाउडी नज़र आएगा। ऑफन अपीयर्स ट्रांसपेरेंट और क्लियर, ये शफाफ और साफ नज़र आएगा। ट्रांसपेरेंट का मतलब है शफाफ। प्रॉपर्टीज ऑफन एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूट सच एज टेस्ट और कलर, चूँकि इसके अंदर सॉल्यूट की मिकदार ज़्यादा है तो सॉल्यूट की वजह से प्रॉपर्टीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग होंगी, जैसा कि टेस्ट या फिर कलर। और ऑफन एग्जिबिट वीक प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सॉल्यूट, इसकी एग्जांपल में आ जाता है सिरप, कंसनट्रेटेड जूस और कंसनट्रेटेड ब्लीच। जबकि डाइल्यूट सॉल्यूशन की एग्जांपल में आ जाता है वीक टी, डाइल्यूटेड विनीगर एंड डाइल्यूटेड अल्कोहल। क्वेश्चन नंबर 9 है एग्जामाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का वैसे तो मतलब होता है हल होना। Solubility is the maximum amount of solute which dissolved in specified amount of the solvent at a specific temperature. यानी सॉल्युबिलिटी मालूम करने के लिए आपने क्या रखना है, स्पेसिफिक टेम्परेचर और स्पेसिफिक मिकदार में सॉल्वेंट रखना है और फिर देखना है कि इसके अंदर कितना सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है। एक खास टेम्परेचर और खास सॉल्वेंट की मिकदार में कितना सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है, तो वो जो सॉल्यूट की मिकदार है वो फिर सॉल्युबिलिटी कहलाएगी अंडर दीज गिवन कंडीशंस। द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस डिपेंड अपॉन द सॉल्वेंट यूज्ड एज वेल एज द टेम्परेचर एंड प्रेशर। सॉल्युबिलिटी दो चीज़ों पर मुनहसर होती है, एक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और एक टेम्परेचर और प्रेशर। Effect of temperature on the solubility. The solubility of solute depend upon the temperature. Depending upon the nature of solute, there is either increase in the solubility with temperature. अब कुछ salts जो हैं उनकी solubility temperature बढ़ाने पर बढ़ती है, जैसे कि पोटाशियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड। Decrease in solubility with the temperature. और कुछ साल्ट्स के केस में टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। इसकी एग्जांपल्स में आ जाता है सोडियम सल्फेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर एक चार्ट बताया हुआ है जिसके अंदर आपको सॉल्युबिलिटी ऑफ द वेरियस साल्ट्स बताई हुई है। जो सॉल्वेंट है उसकी मिकदार 100 ग्राम लेनी है और जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेल्सियस अगर हो तो सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी कुछ इस तरह से आती है। सोडियम क्लोराइड 36.5 ग्राम डिसॉल्व होगा पर 100 ग्राम्स ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस। फिर इसी तरह ये बाकी साल्ट्स की सॉल्युबिलिटी बताई हुई है और अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, 100 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए, तो फिर इन साल्ट्स की सॉल्युबिलिटी भी चेंज हो जाएगी। अब जैसे टेम्परेचर 20 से अगर 100 डिग्री सेल्सियस कर दिया गया है तो सोडियम क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी 20 डिग्री सेल्सियस पे 36.5 थी, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे इसकी सॉल्युबिलिटी होगी 39.2। सोडियम क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी के ऊपर टेम्परेचर चेंज करने से इतना फ़र्क नहीं पड़ा। अब नमक आप डेली लाइफ में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ठंडे और गर्म पानी के अंदर इक्वली सॉल्युबल होता है, जबकि जो बाकी की साल्ट्स हैं इनकी सॉल्युबिलिटी के ऊपर टेम्परेचर बढ़ाने पे बहुत फ़र्क पड़ता है। 34.7 और 56 के दरमियान में बहुत फ़र्क है। इसी तरह 37.5 और 77 के दरमियान में बहुत फ़र्क है। फिर इसी तरह इसकी सॉल्युबिलिटी के अंदर भी बहुत फ़र्क है। और यहाँ पर एक और बात भी आप नोट कर सकते हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने पे कम हुई है। ये वाली वैल्यू ज़्यादा है और 0.66 कम है। इसका मतलब है कि जैसे ही टेम्परेचर 20 से 100 डिग्री सेल्सियस गया है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी कम हो गई है। Examples, an example of the solute whose decrease in the solubility with increasing temperature is calcium hydroxide, which can be used to treat chemical burns such as anti-acid. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक साल्ट है जिसको एंटी एसिड के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर हाथ के ऊपर एसिड से कोई जलन हो जाए तो उसके ऊपर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया जाता है। चूँकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस है तो बेस एसिड के असर को ख़त्म कर देता है, इसलिए इसको एंटी एसिड के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये एक ग्राफ है जिसमें टेम्परेचर और सॉल्युबिलिटी का रिलेशन बताया हुआ है। ये एक्स एक्सिस के ऊपर टेम्परेचर लिया गया है जो कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। एक्स एक्सिस पे हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिया जाता है और ये वाई एक्सिस के ऊपर
ग्राम्स ऑफ सोल्यूट पर 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट यानी वाटर है। ये चीज़ सॉल्युबिलिटी कहलाती है। तो कुछ साल्ट्स के लिए राइजिंग कर्व है, जैसे कि पोटाशियम आयोडाइड, सोडियम नाइट्रेट, इसी तरह ये पोटाशियम नाइट्रेट हो गया, और बाकी ये वाली जो साल्ट्स हैं कैल्शियम क्लोराइड हो गया। ये जिन साल्ट्स के इर्द गिर्द मैं सर्कल ड्रा कर रही हूँ, इनकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ रही है, इनकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ी है। और अगर आप सोडियम क्लोराइड के सॉल्युबिलिटी कर्व के ऊपर ध्यान दें तो ये इस तरह से एक्स एक्सिस के पैरेलल है, यानी सोडियम क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी के ऊपर टेम्परेचर का कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है कि नमक ठंडे और गर्म पानी में बराबर हल हो जाता है। कुछ साल्ट्स जैसे SO2 और इसके अलावा ये HCl, इन दो साल्ट्स के लिए फॉलिंग कर्व है, यानी इनकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने पर कम होती है। तो ये सॉल्युबिलिटी कर्व्स हैं जिसकी मदद से हमें इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी पता चलता है।